गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में समझेंगे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होती है और कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं हमारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, जिन्हें हमें अपने प्रोसेस में कंसिडर करना होता है। उसके बाद हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, तो वहाँ पे हम लोग उन पुअर क्वालिटी कॉस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे 3 कैटेगरीज़ के अंदर, जो कि हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और फेलियर कॉस्ट होगी। उसके बाद हम लीडरशिप अप्रोच को देखेंगे किसी भी क्वालिटी के बेसिस पे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ मैच्योरिटी मॉडल, जिसको हम अपने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, तो ये भी अप्रोच को हमें देखना होगा। उसके बाद हम उन लेवल्स को देखेंगे जिनको हमें कंसिडर करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट क्वालिटी मैच्योरिटी के बेसिस पे, उस प्रोसेस के बेसिस पे। उसके बाद हम लास्ट में हमारे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स को देखेंगे कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए हमें किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो ये हमारा एक लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आपको बताने वाले हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उनको किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हैं कि तो जो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो ये एक तरीके का सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी प्रोसेस का, किसी भी काम के अंदर, जहाँ पे हम ये देख रहे हों कि किस तरीके से हम अपने वेस्ट को रिमूव कर सकें, उन लॉसेस को रिमूव कर सकें, उस रिवर को रिमूव कर सकें, उन फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर सकें अपने वर्क प्रोसेस के अंदर से, जो कि हमारे एक वर्क को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट और अप्रोप्रिएट करे। तो अगर हम देखें तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट रेफ़र कर रहा है उन एप्लीकेशंस को, उन मेथड्स को, उन टूल्स को जो कि बहुत क्लोज़ हैं, जो कि एक गैप के अंदर हमारी करंट और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्वालिटी को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं अपने सिस्टम में से, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी की जो भी डेफिशिएंसीज हैं, स्ट्रेंथ है, उनको इम्प्रूव कर सकें। लेकिन कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के प्रोसेस के अंदर कुछ चीज़ों का डिज़ाइन करना होता है। अगर हम देखें तो जो वैरायटी है हमारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट को उस अप्रोचेस के अंदर हमें एग्जिट करना होता है। तो हम उन रेंजेस को देखते हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट से हमारे रीडिज़ाइन किसी भी एंटायर प्रोजेक्ट प्रोसेस में होती है। अगर हम देखें तो इस अप्रोच के अंदर हम डिफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स को हमारे टाइम, रिसोर्स और कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, जहाँ पे हम अपने 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। तो जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम उन डाटास का यूज़ करके फाउंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को करेंगे, जहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है। सेकंड पॉइंट के अंदर हम एनालाइज़ कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को और उस सिस्टम को, जहाँ पे हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं हमारे उन प्रॉब्लम्स के, जो कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लिकेशंस हैं। तो जो कॉजेज़ हैं वो अगर हम देखें तो वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से हैं, जो कि किसी प्रोजेक्ट में इंक्लूड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम डेवलप करते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस को, चेंजेस को, जो कि अपेयर हो रहा है, जब हम चाह रहे हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो टीम है वो ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ और पोटेंशियल सॉल्यूशन से उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ढूंढ रही है, जिसको हमें अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल और बजट के लिए कंसिडर करना है। तो हमें केयरफुली कंसिडर करना होता है कि टीम किस तरीके से डिसाइड करेगी, चूज़ करेगी अपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स को उस क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। लास्ट स्टेप क्या है कि हम अपने सॉल्यूशंस को टेस्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो टीम है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से हम अपने सॉल्यूशंस का टेस्ट करेंगे एक स्मॉल स्केल पे, जहाँ पे हम वेरीफाई करें कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकें। हम टेस्ट करते हैं उसको एक इनिशियल एजम्पशन के बेसिस पे, जो कि उस प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और साथ साथ हमें कंफर्म करता है कि किन सॉल्यूशंस को हम अपने वाइबल अल्टरनेटिव के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हम प्रोसेस करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर, जो कि उस फुल स्केल ऑफ सॉल्यूशंस को हमें बताता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अगर हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करें तो ये सम है उन कॉस्ट का जो कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्पेंड किया जा रहा है किसी भी प्रिवेंट पुअर क्वालिटी के लिए या किसी भी एनी अदर कॉस्ट के लिए, जिसको इंकर किया जा रहा है किसी भी आउटपुट के रिजल्ट के लिए जो कि एक पुअर क्वालिटी का है। अगर हम देखें तो पुअर क्वालिटी का मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी का मतलब है वो वेस्ट, वो एरर्स, वो फेल्यूर जो कि हमारे स्टेक होल्डर की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा
नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कॉस्ट को देखें किसी भी पुअर क्वालिटी के, तो उनको ब्रोकन डाउन किया जा रहा है 3 कैटेगरीज में, जो कि प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर कॉस्ट है। अगर हम इन कॉस्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले जो कॉस्ट है दैट इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट। कि अगर हम देखें तो प्रिवेंशन जो कॉस्ट होती है वो प्लान कॉस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि वो इंकर करती है जब वो इंश्योर कर रही है कि जो भी एरर्स हैं उनको हमें हमें अपनी हर एक स्टेज के अंदर नहीं करना है, जब हम किसी भी तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे हों, जो कि एक बेनिफिशियरी को की जाएंगी। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं एक क्वालिटी प्लानिंग कॉस्ट को, एजुकेशन और ट्रेनिंग कॉस्ट को, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉस्ट को, प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट को, मार्केट रिसर्च कॉस्ट को, फील्ड टेस्टिंग कॉस्ट को और प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट को। अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है वो हमारी प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स की है, जिसको हम ऑलवेज़ कम से कम करना चाह रहे हैं जब हम किसी तरीके की प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंस्पेक्शन और करेक्ट करना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ अप्रेजल कॉस्ट। अगर हम देखें तो इस कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं उन कॉस्ट को जो कि हमारे किसी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई, चेक और इवेल्यूएट करने के लिए हो रही है, जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देख रहे हैं किसी भी डिलीवरी प्रोसेस के टाइम पे। तो अगर हम एग्जांपल देखें किसी भी अप्रेजल कॉस्ट का, तो हम इंक्लूड कर रहे हैं कि क्या रिसीविंग और इनकमिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी, क्या हमारे इंटरनल प्रोडक्शन ऑडिट कॉस्ट होगी, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, प्रोसेस मेजरमेंट एंड कंट्रोल कॉस्ट होगी, सप्लायर इवैल्यूएशन कॉस्ट और ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट होगी। और ये सारी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये सारी हमारी अप्रेजल कॉस्ट होती है, जहाँ पे हम इस कॉस्ट के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी प्रोसेस के ड्यूरिंग में उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फेलियर कॉस्ट की, तो एक प्रोजेक्ट इंकर कर रहा है उस कॉस्ट को, जहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट और सर्विसेज के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें कुछ चीज़ें फिक्स और रिप्लेस करनी होती है और अपनी सर्विसेज को रिपीटेड करनी होती है। तो जो भी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नहीं है, उन कॉस्ट को हम अपनी फेलियर कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अप्रोचेस की अगर हम बात कर रहे थे दैट इज़ द लीडरशिप अप्रोच। तो जोसेफ एम जोरन ने, जो कि एक लीडिंग एक्सपर्ट थे किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, वो कहते थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है मैनेजमेंट के अंदर वो होती है क्वालिटी माइंडेड को लेके। तो अगर किसी भी तरीके की एब्सेंस है जहाँ पे हमारे सीनियर वो सिंसियर मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को नहीं ले रहे हैं हमारे टॉप, लिटिल और बिलो के लिए, जो कि हमारे लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, तो हम उन कॉजेज़ को देख सकते हैं किसी भी क्वालिटी प्रॉब्लम को, वो सिर्फ हमारे लीडरशिप की कमी की वजह से होती है। तो इस ऑर्डर के अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस इफ़ेक्टिव क्वालिटी प्रोजेक्ट को, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट उनको अपने लीड के अकॉर्डिंग देखता है। तो जो लार्जेस्ट परसेंटेज है किसी भी क्वालिटी प्रॉब्लम का वो एसोसिएट होता है हमेशा मैनेजमेंट से, जहाँ पे किसी भी तरीके के टेक्निकल इश्यूज़ या किसी भी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप नहीं किया जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि किसी सीनियर मैनेजमेंट की होती है। और जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है अपने क्वालिटी प्रोग्राम्स को। अगर आप देख सकें तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स के अंदर हम उन सारी चीज़ों को ले रहे हैं जो कि हमारे एक इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हमारी क्वालिटी को लेके आ रही है, तो जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स है उस वो अपने बेसिस पे हेल्प कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से हम एक फंडामेंटल और सिस्टमेटिक रूट कॉज के बेसिस पे उन चीज़ों को डेवलप कर सकें, जिससे कि हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें उस प्रोसेस के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो जिस तरीके के कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकें उन प्रॉब्लम्स को, और वो फियर है कि हम उसमें किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो करंट वे के अंदर हमें उन चीज़ों को फ्लॉट करना होगा जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक पुअर परफॉर्मर के लिए। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए हमें उन चीज़ों को अकर नहीं करना होता है अपने प्रोजेक्ट टीम फील्ड्स के लिए, जो कि किसी भी तरीके के कंफर्टेबल को नहीं करिए। तो हमें एकदम सही सही चीज़ें बोलनी होती है, कॉन्फिडेंट होना होता है जब हम किसी भी तरीके के सजेशंस को ले रहे हैं जिनको हमें सीरियसली लेना होता है। अगर आप देख सकते हैं तो नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज़ मैच्योरिटी मॉडल। कि अगर हम अनदर अप्रोच की बात करें किसी भी क्वालिटी इंप्रूव के लिए, तो हम अपने मैच्योरिटी मॉडल का यूज़ करते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किस तरीके से किया जाएगा किसी एक प्रोसेस से। तो जो मॉडल है वो इंक्लूड कर रहा है उन मेथड्स को जहाँ पे हम प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी लेवल को एसेस कर रहे हैं। अपने फर्स्ट स्टेप में
जहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किन इम्प्रूवमेंट की नीड होगी किसी भी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट आउटपुट को जो भी हमने प्रॉमिस किया है उनकी डिलीवरी कर सकें। तो ये जो वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं मैच्योरिटी, ये इम्प्लाई कर रहा है उन कैपेबिलिटीज़ को जिनको हमें ग्रोन ओवर करना है किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन रिपीटेबल सक्सेस को किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो अगर आप देखें तो जो रैंडम हाउस कॉलेज है, डिक्शनरी ने इस मैच्योरिटी को डिफाइन किया है कि जो फुल डेवलपमेंट होता है, जो भी परफेक्टेड कंडीशंस होती हैं, उनको हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी इंडिकेट करती है कि किस तरीके से हम समझे विजिबल हों किसी भी सक्सेस के लिए, और उन तरीक़ों को देखें जो कि उन चीज़ों को करेक्ट कर सके, उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सके जो भी हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो जो मॉडल है ये इम्प्लाई कर रहा है उन चीज़ें को, उन प्रोग्रेशन को, उन स्टेप्स को जो कि इस प्रोसेस में हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है मैच्योरिटी है वो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, मैथोलॉजी और स्ट्रेटजीज के लिए या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अगर हम एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैच्योरिटी को वेरी कर रहे हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक गोल, स्ट्रेटजी और रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ और स्कोप और नीड्स के बेसिस पे, तो जो प्रॉपर लेवल ऑफ मैच्योरिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उनके अंदर स्ट्राइव कर रहे हैं उन डिटर्मिनेशन को जो कि एक डिटेल्ड असेसमेंट को करी है, जो कि कंडक्टेड की जा रही है किसी भी एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग टीम से। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव करती है उस फुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी को, जहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स को किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पूरा करते हैं और इफ़ेक्टिवनेस तरीके से हम उन चीज़ों को कैरी करते हैं और कैपेबल होते हैं कि हम अपने इम्प्रूवमेंट के डेमोन्स्ट्रेटिंग में उन सब चीज़ों को देखेंगे जो कि ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी, कॉस्ट रिडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज और क्वालिटी आउटकम होंगी। अगर आप देखें तो किसी भी प्रोजेक्ट क्वालिटी मेजॉरिटी के अंदर यूजुअली अगर हम देखें हम तो 5 लेवल्स होते हैं जिनको हमें कंसिस्ट करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो वो हमारा जो लेवल होता है दैट इज़ इनफॉर्मल लेवल। तो अगर हम देखें तो इनफॉर्मल लेवल के अंदर हम किसी भी क्वालिटी प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को डिफाइन नहीं करें किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनिशियल स्टेज में कंसिडर करती है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपनी क्वालिटी को डिफाइन करना होगा। तो हम जितने भी एफर्ट्स उस क्वालिटी को डिफाइन के टाइम पे करते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। सेकंड अगर लेवल को हम देखें तो दैट इज़ डिफाइंड लेवल, कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें जो कि डिफाइन कर रही है कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स और प्रोजेक्ट क्वालिटी पॉलिसीज़ को जिनको हमें अडॉप्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम सभी प्रोजेक्ट के अंदर इन चीज़ों को, इस लेवल को डिफाइन नहीं करते हैं एक कंसिस्टेंट मैनर में। थर्ड लेवल की अगर हम बात करें दैट इज़ रिपीटेबल लेवल, कि अगर हम किसी भी क्वालिटी प्रोसेस को देख रहे हैं जो कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड के लिए, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम इस लेवल का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकें उस कंसिस्टेंट और रिपीटेबल रिजल्ट्स को। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ लेवल नंबर 4, दैट इज़ कंट्रोल लेवल, कि अगर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर देखें तो इस लेवल को रिक्वायर किया जाता है किसी भी क्वालिटी प्लानिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट करना है हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और एश्योरेंस को और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रेगुलर बेसिस के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट जो लेवल है दैट इज़ ऑप्टिमाइज्ड लेवल, कि अगर हम किसी भी क्वालिटी प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करें उन गाइडलाइंस को जहाँ पे हमें फीडिंग करनी है उन इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी एक प्रोसेस के अंदर, तो हम मैट्रिक्स का यूज़ करके, इस की क्राइटेरिया का यूज़ करके किसी भी तरीके की क्वालिटी डिसीजंस को लेते हैं, क्वालिटी रिजल्ट्स को देखते हैं हमारे प्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए। तो जो मॉडल है वो हमें हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे उस स्टैंडर्ड का जिन्हें हमें पूरा करना है। तो एक बहुत सिंपल वे होता है कि हम अपने डिटर्मिनेशन के बेसिस पे हर एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखें। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्टेबल होती हैं जब वो अचीव करती हैं लेवल नंबर 3, जहाँ पे हम अपने अदर प्रोजेक्ट टीम को इंकरेज कर सकें कि वो रीच करें लेवल नंबर 4 पे, और साथ साथ लीड करें उन चीज़ों को अपने लीगल और रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें दैट इज़ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि अगर हम देखें तो क्वालिटी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ डन एट द एंड ऑफ द फेस, कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपने प्रोजेक्ट के एंड फेस पे करें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं जो कि किसी भी ऑल एक्सपेक्ट के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करनी है। तो जो भी गोल है हमारे प्रोजेक्ट के उसके
के कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे हमें अपने जो भी लेसन्स लर्न किए हैं, जो भी हमारे न्यू इंसाइट्स हैं, उनके बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उनको प्रोवाइड करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने अपने पास्ट के बेसिस पे देखी हैं, पास्ट चीज़ों से जो भी चीज़ें हमने लर्न की हैं, जो भी हमारे न्यू इंसाइट्स हैं, उनके बेसिस पे हम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो जो इफ़ेक्टिव चीज़ें हमें हैपन करनी होती है हमारे प्रोजेक्ट की ऑल एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग में, तो जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो उस प्रोजेक्ट क्वालिटी को ऑलवेज़ फोकस करता है, जो कि हमारे स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सके थ्रू कंटिन्यूस और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट टू प्रोसेस। अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी हमारी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है। तो हम जब भी किसी प्रोसेस के अंदर अप्लाई होते हैं कंटिन्यूस, तो हम इम्प्रूव करते हैं हर एक एलिमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हम अपने बेटर रिजल्ट्स को अचीव कर सकें, और ट्राई करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के एंड फेज तक वेट करते हैं कि हम उसका मिड टर्म इवैल्यूएशन करके जितने भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है हमारे वर्क के अंदर, वो हम इजीली कर सकें। तो हम रिक्वायर करते हैं उस लिटिल एफर्ट्स को, जो कि हमारे किसी भी स्मॉल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ क्वालिटी को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। तो ये नेसेसरी होता है कि किसी भी कल्चर के लिए या किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए हम अपनी प्रोजेक्ट टीम को अलाउ कर सकें कि वो लर्न करें उन मिस्टेक्स को, उन लेसन्स को अप्लाई करें अपने नेक्स्ट फेज़ के अंदर, नेक्स्ट साइकिल के अंदर, जहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस एफर्ट्स हमारे ना लगे, जहाँ पे हम किसी को भी ब्लेम ना कर सकें। तो अदरवाइज़ अगर हम देखें तो टीम के ऊपर भी एक फ़ियर होता है जब वो इन प्रॉब्लम्स की रिपोर्टिंग करती है कि किस तरह की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करना है। अगर हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं या इन चीज़ों का अप्लाई नहीं करते हैं हमारे डोनर और बेनिफिशियरीज़ के लिए, जिनके लिए हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम लास्ट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।